वजीर खानम डॉक्टर खलील असगर फारूकी नेत्र रोग विशेषज्ञ की याददाश्तों से वजीर खानम उर्फ छोटी बेगम पैदाइश गालिबन 1811 मोहम्मद यूसुफ सादाकार की तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, लेकिन मोहम्मद यूसुफ सादाकार असल दिल्ली वाले न थे, कश्मीरी थे। ये लोग दिल्ली कब और क्यों कर पहुंचे और दिल्ली में उन पर क्या गुजरी, ये दास्तान लंबी है। इसकी तफसीलें पहले भी कोई बहुत वाज़ेह न थी और अब तो कुछ दूसरी भलाइयों के सबब शायद बिल्कुल ही भुला दी गई है। जो कुछ मालूम हो सका है वह सब नीचे है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब तारीखी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हो। वजीर खानम हिजरी 1245-46 यानी 1829-30 ईस्वी में नवाब शमसुद्दीन अहमद खान, नवाब फिरोजपुर झिरका और लोहारू से जुड़ी रही थी। लेकिन इससे पहले वो मिस्टर एडवर्ड मार्स्टन ब्लेक अंग्रेज के साथ भी रह चुकी थी। उस जमाने में वो मार्स्टन ब्लेक के दो बच्चों यानी एक बेटे मार्टिन ब्लेक उर्फ अमीर मिर्जा और एक लड़की सोफिया उर्फ मसीह जान उर्फ बादशाह बेगम की मां बनी। ज्यादा संभावना यह है कि मार्स्टन ब्लेक उनकी जिंदगी में पहला मर्द था और उससे वजीर खानम की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मुलाकात के मौके का कुछ पक्का पता नहीं चलता। प्रदानशील मुसलमान लड़की जो बज़ाहिर कहीं कस्बन या पेशेवर नचनी न थी, किस तरह और क्यों एक अंग्रेज के अधिकार तक पहुंची, इसके बारे में किसी लिखित परंपरा या किसी चश्मदीद गवाह के बयान की बुनियाद पर तैयार किया हुआ ब्यौरा नहीं मिलता। खानदान में जो रवायत एक जमाने में प्रचलित थी इस तरह है। बड़ी बूढ़ियों का कहना था कि एक बार उस मुबारक के दिनों में वजीर खानम अपने वालिद के साथ महरौली शरीफ ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह फलक बारगाह से वापस आ रही थी। शाम फूट चली थी। सब मुसाफिरों को वापसी की जल्दी थी, क्योंकि हौज शमसी के खंडहर में उन दिनों कुछ एक पिंडारों ने चुपके चुपके अपने ठिकाने बना लिए थे और मौका मुनासिब देखकर वो रात के मुसाफिरों का शिकार खेल लिया करते थे। लिहाजा सभी इस भाग दौड़ में थे कि सूरज पश्चिमी क्षितिज से नीचे न उतरने पाए और वो हौज शमसी और हौज खास के इलाके को पार कर ले। वजीर खानम की बहली का एक धुरा घिसते घिसते जरा आफत का सबब बन गया था और डर था कि बैलों को अगर तेज दौड़ाया गया तो धुरा टूट सकता है। उनकी बहली आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, यहाँ तक कि साथ के तमाम मुसाफिर चाहे वो बहलियों पर थे या तामझाम या पालकियों पर आगे निकल गए। हाथियों, घोड़ों, सांडनियों और बग्घियों पर सवार तो पहले ही ये जा वो जा नजरों से ओझल हो चुके थे। बीच बैसाख के दिन थे। रेवाड़ी और लोहारू की तरफ से आने वाली गर्म हवा में जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा गर्दो गुबार था। लेकिन ये गर्दो गुबार हफ्ते में 4 या 5 दिन सूरज ढलने के कुछ पहले अलवर और रणथंभौर के जंगलों की थोड़ी बहुत नमी पीकर और रास्ते के घने झाड़ झंखाड़ के साथ मजे करके जब गुड़गांव पहुंचता तो आंधी तूफान की शक्ल ले लेता था। घने पेड़ों से ढकी हुई दिल्ली पर बहुत सारी मिट्टी और उससे भी ज्यादा ठंडी हवा के झोंके, बल्कि झक्कर, चारों तरफ गुबार की हल्की सी चादर और ठंड का मोहब्बत और मुरुवत भरा माहौल बिछाकर दिल्ली और इर्द गिर्द की जमीन और मैदानों को पार करते हुए 2-2.5 घड़ी के खेलकूद के बाद मथुरा की राहों में खुद को गुम करने निकल जाते और दिल्ली के अमीर गरीब, आमजन व शरीफ, बूढ़े जवान सबके कलेजे और आंगन ठंडे हो जाते। लेकिन ऐसे में उन मुसाफिरों की जान पर बनाती जो मंजिल से दूर होते या जिनकी सवारियां उनसे बेवफाई पर आमादा होती। अचानक वजीर खानम की बहली रेत और लाल मिट्टी के बड़े बड़े जलों से भर गई। बैलों की बड़ी बड़ी आंखें दहशत और चुभन के सबब बंद हो गई। बहली के 3 पर्दे झर्राटा मारकर यूं उड़े गोया लोमड़ी के डर से बौखलाए हुए तीतर हो। गाढ़ी होती हुई रोशनी में माशी और किरमिजी रंग के पर्दे कुछ दूर तक तो हवा में लटके दिखाई दिए, फिर खुदा जाने कहीं दूर उड़ गए या घने दरख्तों की शाखों ने उनको उचक लिया। पर्दों के यूं उड़ जाने, बैलों के भड़कने और सवारियों के जगह से बेजगह होने के सबब गाड़ी का संतुलन जो बिगड़ा तो बहली 4 की बजाय 2 पहियों पर लटक गई और फिर हवा के दूसरे थपेड़े ने उसे सीधा किया तो चारों पहिए एक धमाके के साथ जमीन से टकराए और उसी के साथ धुरे के टूट जाने की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। फौरन तो समझ में न आया कि बहली में कोई चीज टूटी है या आसपास के पेड़ों की कोई मोटी सी शाख हवा के दबाव से मजबूर होकर जमीन चूमने लगी है। लेकिन बहली का एक पहिया भी पलक झपकते अलग हो गया और बहली दोबारा उलटते उलटे बची तो बेचारे मुसाफिरों को मालूम हुआ कि उन पर क्या आफत टूटी है।
वजीर खानम के बाप ने तो तकदीर ठूंक ली थी कि आज की रात उसके और उसकी बेटी के लिए आखिरी रात होगी। अब कोई इक्का दुक्का पिछड़ा हुआ मुसाफिर तो क्या, कोई काफिला भी गुजरने वाला न था, न कहीं से कोई हाथ थामने वाला मिल सकता था कि सब अपनी अपनी पनाहगाहों में बंद थे। टूटी हुई बहली के सवारों की रात उसी बियाबान में गुजरनी थी और सुबह का मुंह देखना उन्हें शायद ही नसीब होना था। लड़की को तो लौंडी या तवायफ बनना था और बाप की कब्र नहीं बननी थी। गाड़ीवान शायद बच निकलता तो बच निकलता, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहली की तरफ से एक धुंधला सा बादल जैसा धब्बा सड़क पर डोलता नजर आया। फिर सांडनी के पांव की झुनाझुन सुनाई दी, फिर एक घुड़सवार जिसके पीछे और आगे दो बरछैत हवाओं और गुबार के आगे मुंह को ढके हुए लेकिन मजबूत कदमों से ठहर ठहर कर इत्मीनान से पांव रखते हुए घुड़सवार के दोनों तरफ दो पियादे, एक के हाथ में मशाल और एक के हाथ में बादबानवा। घोड़ा भी खूब सदा हुआ था कि हवा के थपेड़े और पेड़ों की साए साए से उसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ता था। सांडी सवार ने धुंधलाते माहौल में अपनी अक्लमंदी को काम में लाते हुए थोड़ी दूर से ही समझ लिया कि मुसीबतज़दा मुसाफिर हैं, ठग भी हो सकते थे, लेकिन ये मौसम ठगी का न था और न वह इलाका ठगों का था। फिर सबसे बढ़कर यह कि ठगों के गिरोह में औरतें नहीं हो सकती थी। सांडी सवार और बरछैत तो आगे बढ़ते आए, मगर घुड़सवार अपने साथ रोशनी लेकर चलने वाले पियादों के साथ जरा फासले पर रुक गया। अभी कुछ साफ न था कि शहरसवार की जात बिरादरी क्या है। बादशाह जिले इलाही के कारिंदे भी इन इलाकों में शामों को गश्त लगाते दिखाई दे जाया करते थे और कंपनी बहादुर के भी सिपाही किसी किसी दिन निकल पड़ते थे। उधर गाड़ीवान ने भी समझ लिया था कि ये लोग डाक लुटेरे नहीं हैं, इनसे मदद की दरखास्त की जा सकती है। गाड़ीवान आगे बढ़ा तो सांडी सवार ने अपनी सवारी को डपटाकर उसका रास्ता रोक दिया और पूछा, कौन हो तुम लोग? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं कि सूरज डूबने के बाद किसी काफिले या सिपाहियों के झुंड के बगैर यूं फिरना मना है। जानते हैं माई बाप, हम लोग ख्वाजा साहब बख्तियार बाबा के दरबार से आ रहे हैं। अचानक आंधी ने घेर लिया, फिर पहिया टूट गया। अब यहाँ खड़े अपनी जान को रो रहे थे। पर्दे की बीबियां साथ में हैं। अल्लाह ही जानता है क्या हो जाता अगर आप और उगलान साहब ज्यादा बातें न बनाओ। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? कंपनी साहब के सामने हाजिर हूँ। हाजिर है सरकार, बस जनाना एक तिलोट हो जाए बेपर्दगी होती है। उस मुसीबत के आलम में भी गाड़ीवान का इशारा था कि फिरंगी मर्द जरा दूर ही रहे तो बेहतर है। वजीर खानम का बाप खुद को टूटी हुई बहली से अलग करके आगे आ रहा था कि घुड़सवार ने अपनी सवारी को हरकत दी और एक पल में वह बहली की सवारियां आमन सामने थी। इतनी देर में एक बरछैत ने अंग्रेजी तर्ज की एक लालटेन भी रोशन कर ली थी, लेकिन इसी बीच हवा और भी तेज हो गई थी। लालटेन का शोला धुआं सा हुआ जा रहा था। अचानक एक जोर का झोंका आया। वजीर खानम के बदन की चादर उड़ती चली गई और एकाएक उसका चेहरा खुल गया। बड़ी बड़ी जामनी आंखों के नीचे उसका मुंह खौफ, घबराहट और शर्म की वजह से घिरे हुए काले हिरन के माथे जैसा तमतमा उठा था और लालटेन की कंपन पाती हुई लो ने उसके आपे को जरा रोशन कर दिया था। अंग्रेज उसे तकता रह गया और उधर एक दिलकश पराये मर्द को अपने में इस तरह लीन देखकर जवानी की बढ़ती हुई मौजों ने कुछ शोक होने की ठानी। दोनों की आंखें एक निगाह भर मिली, फिर गाड़ीवान ने जल्दी से एक चादर खींचकर उसके बदन पर डाल दी। यह अंग्रेज मास्टन ब्लेक था, जो अपनी माशका के घर रात गुजारने अरब सराय जा रहा था। थोड़ी सी बातचीत और कुछ सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि मास्टन ब्लेक साहब खुद इन मुसाफिरों को हौज शमसी के आगे मुनीर के बाग तक पहुंचा देंगे। वहां से किसी भरोसेमंद सवारी का बंदोबस्त मुमकिन था। मुनीर के बाग तक का सफर जनाना सवारियां तो किसी न किसी तरह ठुस-ठुसाकर सांडनी पर कर लेंगी। बाकी लोगों को घोड़े की दुल की चाल के साथ साथ चलना था। मुसाफिरों का सामान बहुत न था तो सांडनी पर ही डाल लिया गया। बाकी थोड़ा बहुत बचा तो उसे किसी तरह बरछैतों और गाड़ीवान ने उठा लिया। इस वाक़े के बाद मास्टन ब्लेक किसी न किसी बहाने से हर 2-3 दिन बाद वजीर खानम के घर पहुंचकर सैरो तफरीह की बातें करता। कभी कभी वह उसे चांदनी चैक और नहर की सैर के लिए ले जाता। माँ तो थी नहीं, बाप उनके साथ होता,
लेकिन मन न सोच कर और बेटी को पूरी चादर लपेटकर बाहर जाने पर हमेशा जोर करता। फिर भी इस बीच में वजीर खानम से उसके क्या संबंध बने या क्या कस्में वादे हुए, उसका कुछ नहीं पता है। चंद महीने बाद मास्टन ब्लेक ने आकर खबर दी कि मैं असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के ओहदे पर रियासत जयपुर जा रहा हूँ। उस वक्त तक तो कुछ खास बातचीत न हुई, सिर्फ रस्मी अफसोस और राहो रस्म कायम रखने के वादों के बाद मास्टन ब्लेक उनसे रुखसत हुआ। लेकिन वह फिर 1.25 महीने बाद दिल्ली आया तो मोहम्मद यूसुफ के यहाँ भी गया। उसने बताया कि मैंने मुनासिब मकान ले लिया है और गृहस्थी के सब साजो सामान जमा कर लिए हैं। तनख्वाह भी माकूल है, नौकर चाकर कदम कदम पर मौजूद है, हिलकर पानी भी नहीं पीना पड़ता। जयपुर में मेरी बड़ी आवभगत है। साहब पॉलिटिकल एजेंट मेरे हाकिम है, वरना वो मुझसे निकलता हुआ वहाँ कोई नहीं। मास्टन ब्लेक की बातें सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए खामोश से हो गए। फिर मास्टन ब्लेक ही ने पहल की, पर कुछ कहने की बजाय उसने छोटी बेगम को जरा मानीखेज निगाहों से देखा। कुछ उधर का भी इशारा देखकर ब्लेक और मोहम्मद यूसुफ खामोशी से एक तरफ को हो लिए और सरगोशियों में कुछ बातचीत हुई। उसके कोई हफ्ता भर बाद मास्टन ब्लेक के काफिले में जो जयपुर जा रहा था, सजावट और गोटे ठप्पे से जगमगाता हुआ, ताजा फूलों के गजरों से गमकता हुआ और ताजा हरी लताओं और तरकारियों से हरियाला बना हुआ एक रथ भी था। वजीर खानम और छोटी बेगम लगभग दुल्हन के लिबास में लिपटी हुई उसमें सवार थी।